जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ईडीबीसी 311 के अंदर। हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसके अंदर हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक तो हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है, सीधा सीधा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, या फिर हम कह सकते हैं टोटल क्वालिटी कुल गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा की जाए। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम एक टॉपिक के ऊपर और चर्चा करेंगे और उसका नाम हो जाएगा डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ठीक है ना। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। इनके अंदर केवल हमें पॉइंट याद रखने हैं, बाकी इसके अंदर की जो थ्योरी होगी वो मैं आपको बोलकर बता दूंगा, तो आप उसके अंदर मेंशन कर देना उसको। ठीक है ना। तो हम चर्चा करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है और एक चर्चा करेंगे हम डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। यानी कि उभरता हुआ जो संगठन होता है, उभरता हुआ जो व्यवसाय होता है, उसके अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो जिस रफ्तार से अभिवृद्धि कर रहे हैं उसी रफ्तार से वो और आगे बढ़ सके। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक होंगे। उससे पहले इससे जो इन दोनों टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने इससे पहले वाले जिस सेशन में चर्चा की थी उसके अंदर हमने दो टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, उनमें से भी प्रश्न आता है। तो उसमें हमने देखा था, एक तो हमने देखा था एक जो अच्छा जो लीडर होता है उसकी क्या क्या उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने देखा था उसके बाद में लीडरशिप स्किल्स के बाद में हमने देखा था डेवलपिंग मैनेजिंग स्किल्स क्या होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय कौशल का जो विकास होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके अंदर हमने एक ट्रिक देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था पोस्ट कॉर्ब देखा था। उसके अंदर हमने पूरा का पूरा विश्लेषण बताया था कि हम किस प्रकार से जो प्रबंधकीय कौशल विकास जो होता है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अभी तक वो सेशन आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो सेशन देखिए। अगर वो सेशन आपको समझ में आ गया तो ये आज का जो सेशन रहेगा वो उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो टर्म आए थे वो टर्म इसी के अंदर आएंगे। तो दोनों का जो अर्थ होगा वो लगभग सेम रहेगा, लेकिन जो कार्य करने की जो प्रणाली रहेगी वो थोड़ा इसमें डिफरेंट रहेगी। ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका सबसे पहले पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है ना। अगर हिंदी में कोई लिखना चाहता तो टोटल का हो जाएगा कुल, क्वालिटी का हो जाएगा गुणवत्ता, यानी कि मैनेजमेंट का अर्थ हो जाएगा प्रबंधन, यानी कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन इसका अर्थ होता है। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल है कि जो भी हमारी गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को हम किस प्रकार से प्रबंध कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें साथियों, तो इसकी डेफिनेशन आती है जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है ना। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, ये एक ऐसी टेक्निक है जो टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है ये क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है ना। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी व्यवसाय या किसी कंपनी के द्वारा जो उत्पाद है या कोई भी जो उत्पाद है उसमें निरंतर परिवर्तन करते हुए उपभोक्ता को संतुष्ट करना क्या कहलाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो मैंने परिभाषा बोली थी वो एक बार ध्यान से सुनना। क्या होता है, तो कोई भी एक कंपनी है या कोई भी संगठन है, उस संगठन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उस प्रोडक्ट में निरंतर क्या करना है, निरंतर सुधार करते हुए जो उपभोक्ता है उसको संतुष्ट करना की जो तकनीक है वो क्या कहलाती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाती है। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी किसी भी व्यवसाय के द्वारा, मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैंने जो आपको बोलकर बताया था वो आप लिख लेना, किसी भी व्यवसाय के द्वारा बनाया गया उत्पाद। ठीक है ना। कोई भी कंपनी है उसके द्वारा जो उत्पाद बनाया गया उस उत्पाद में क्या करना है, निरंतर सुधार करते हुए किसको संतुष्ट करना है, हमें उपभोक्ता को क्या करना है, संतुष्ट करना। ठीक है ना। उपभोक्ता को संतुष्ट करने की जो टेक्निक है, उपभोक्ता को संतुष्ट करने की जो टेक्निक है, तकनीक है, इसी को क्या नाम दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या नाम दिया जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उम्मीद आप सभी को आप समझ में आ गया होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सब इधर ध्यान देना, किसी भी व्यवसाय या फिर हम कह सकते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी भी व्यवसाय या किसी भी संगठन के द्वारा उत्पादित उत्पाद में निरंतर सुधार करते हुए उपभोक्ता को संतुष्ट करने की तकनीक को हम क्या कहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। ये तो क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की परिभाषा होती है। ठीक है ना। ठीक है ना। हमने उपभोक्ता को संतुष्ट कर दिया, ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब ये जो टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट होती है इसके बारे में 2-3 फैक्ट हमें पता होना चाहिए। यानी कि टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट होता है अगर इसका हमने मैनेजमेंट कर दिया तो हमारी जो भी कंपनी है, जो भी हमारा फर्म है या फिर जो भी हमारा संगठन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे हमें किस प्रकार का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई भी ये व्यवसाय था हमारा, ठीक है ना, कोई भी जैसे व्यवसाय का हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी हमारा व्यवसाय था। ठीक है ना। जिसमें से हमने कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी हमने फार्म लगा दिया और उसका हमने प्रोडक्ट बनाया। ठीक है ना।
तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारा व्यवसाय है, इस व्यवसाय में अगर हम कौन सा सुधार कर रहे हैं, निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। यदि किसी भी व्यवसाय का अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया जाता है, यानी कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे पहले 3G पे हम शिफ्ट हुए थे, उसके बाद में हम 4G पर शिफ्ट हुए, उसके बाद में 5G पर शिफ्ट हुए, आने वाले 4 वर्ष बाद में हम 6G पे शिफ्ट होंगे। तो ये एक निरंतर परिवर्तन होता रह रहा है। तो ये निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तो और इसी में निरंतर सुधार हो रहा है, और उसमें उससे कौन संतुष्ट है, उपभोक्ता, यानी कि हम जैसे जो आप और हम जैसे जो आम आदमी है वो इससे संतुष्ट है। इसी को क्या बोलते हैं हम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, जैसे जियो और एयरटेल ने किया हाल ही में, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, अब वो मैंने एक एग्जांपल दूसरा दिया था आपको, क्या एग्रीकल्चर का याद रखना, क्योंकि हम ये एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो इसमें जो हम निरंतर सुधार कर रहे हैं, निरंतर सुधार करने से हमें क्या फायदा होगा, यानी कि जो हम व्यवसाय कर रहे हैं इसमें हमें क्या फायदा होगा। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो हमें जो फायदा होगा वो किस प्रकार का फायदा होगा, तो इसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, की ओर बढ़ते हैं। जो भी हमारे फर्म है, जो भी हमारा व्यवसाय है, उस फर्म के अंदर जो भी हमारा संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हमने क्या किया, जो हमारा उत्पाद है उसमें हमने निरंतर सुधार किया है, तो उससे कंपनी जो भी कंपनी है उसको जो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर बढ़ेगा। यानी कि अगर हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं तो वो क्या होगा, धीरे धीरे लंबे समय तक उसको सफलता मिलती रहेगी। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, हमने आपने जियो का नाम सुना होगा, जियो ने क्या किया, उसमें निरंतर वो 2014 से लगा हुआ है, लगभग 2014-15 में उसने 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट दिया था। उसके बाद में उसने सारे के सारे अपने एम्प्लॉय और उसने अपने कस्टमर को पकड़ लिया, और कस्टमर को पकड़ने के बाद में धीरे धीरे उसने निरंतर सुधार किया अपने प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि शुरू में जो 4G की जो सर्विसेज थी वो बहुत ही कम जगह पे चलती थी, और जो उसकी स्पीड थी वो बिल्कुल कम थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव किया गया, और टेक्नोलॉजी से जो 4G की जो सर्विस थी वो हर एक क्षेत्र में उसकी पकड़ हो गई। उससे क्या हुआ, हमारा उपभोक्ता जो हम जैसे आप और हम जैसे जो कस्टमर हैं वो संतुष्ट जैसे हुए। तो अब उससे अंबानी को क्या फायदा हुआ, तो अंबानी को फायदा हुआ, जो उसकी जो रिलायंस और जियो जो कंपनी है वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में सक्सेस की ओर बढ़ गई। यानी कि 2014 में स्टार्ट किया, और वो अब आने वाले समय में 2050 तक वो ऐसे कैसे जैसे वर्तमान समय में वृद्धि कर रही है, वैसे कि वैसे वो 2050, 2070, 2080, 2090 तक वो ऐसे कैसे वृद्धि करती रहेगी। इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस किस टेक्नोलॉजी की देन है, तो वो हो जाएगी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की देन है। और इससे किसको फायदा होता है, तो इससे किसको फायदा होता है, कंपनी को फायदा होता है, या फिर हो सकता है कि टोटल, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म जो सक्सेस होता है ये किसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये जनरली हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, या फिर हम कह सकते हैं निरंतर जो सतत सुधार होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये शब्द मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। ये हम याद रखना है। अब इसी के साथ में अगर हमने निरंतर सुधार किया है, तो निरंतर सुधार होने पर हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को एक नाम से और जाना जाता है, जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसी को क्या किस नाम से जाना जाता है, टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, मैनेजमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म एक ही हैं। हमने क्या किया, जो हमारा प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट में क्या किया था, जो हम उत्पादित कर रहे हैं उसको हमने प्रोडक्टिविटी नाम दिया। तो हमने क्या किया, इसमें सुधार किया, तो ये हमारे क्या होगा, उसमें निरंतर सुधार होने लग गया। और जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की अगर हम गुणवत्ता में सुधार करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको जो कस्टमर होता है वो गुणवत्ता के आधार को देखकर ही उसको परचेज करता है। तो जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, वो हमारा प्रोडक्ट भी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, और हमारी कंपनी जो धीरे धीरे वृद्धि उतनी ही अच्छी करती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसी को बोलते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। और इससे क्या फायदा होता है, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ हमारी कंपनी जो वृद्धि करती है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप समझ में आया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इसके जो हम ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो कर रहे हैं ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब हमने अभी इसकी डेफिनेशन देखी, उसका अर्थ क्या होता है और इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, जो मेन बेनिफिट हो रहा है कंपनी को वो क्या हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब ये जो हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है या फिर हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर जो हम वो सुधार कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, तो उसकी गुणवत्ता को हम किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ आधार बनाए गए हैं, उसके लिए कुछ आधार बनाए गए या कुछ प्रिंसिपल बनाए गए या कुछ कारक बनाए गए, सभी एक ही हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको, तो सभी कंफ्यूजन मत होना, आप सभी एक ही हैं। तो उनके आधार पर हम अपना जो गुणवत्ता है या फिर जो भी प्रोडक्ट जो क्वालिटी है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं और उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को जो इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं उन कारकों को देखते हैं। तो ये प्रमुख कारक हो जाएंगे या सिद्धांत हो जाएंगे, यानी कि इनके माध्यम से हम अगर इनको हम अपना लें किसी भी फर्म के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नया बन रहा है उसके अंदर अगर हम ये जो मैं कारक बताने वाला हूँ ये कारक हम अपना लेते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता में निरंतर धीरे धीरे सतत सुधार होता रहेगा और उससे हमारा जो उपभोक्ता है वो भी संतुष्ट होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो जो कारक या सिद्धांत है तो कारक सिद्धांत के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है। इससे पहले मैंने आपको एक ट्रिक पहले बताई थी जिसमें पोस्ट कॉर्प बताया था, वो जो थे हमारे वो कौशल विकास प्रबंधकीय कौशल विकास को हम किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं उसके लिए था वो, ठीक है ना। तो इसकी एक ट्रिक याद रखनी है और वो ट्रिक हो जाएगी C3 DIPE, ठीक है ना। ये
7 प्रिंसिपल, उसमें भी 7 प्रिंसिपल थे और इसके अंदर भी 7 प्रिंसिपल कौन कौन से इसमें 3 सी होंगे। इन सभी का हमको अब अर्थ देखना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नाम लिखाने वाला हूँ, उसके बाद में हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है सी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सी का अर्थ हो जाएगा कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस। नेक्स्ट बात करें सी, तो नेक्स्ट सी का अर्थ हो जाएगा कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इनका अर्थ भी अभी हम समझेंगे। और एक सी का अर्थ हो जाएगा एक का तो अर्थ होता है कस्टमर फोकस, दूसरे का अर्थ हो जाएगा कम्युनिकेशन। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मीनिंग अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मैं समझ आता हूँ, मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है आपको जो भी बताऊँ वो सही बताऊँ, ठीक है ना। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन इसका जो अर्थ रहेगा वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नंबर अगला बात करें डी की बात करें तो डी हो जाएगा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग ऑन फैक्ट। अगला जो आई है, आई का अर्थ हो जाएगा इसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम। और इसके बाद में हो जाएगा पी, पी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पी का अर्थ हो जाएगा प्रोसेस सेंटर। और उसके बाद में हो जाएगा ई की बात करें तो ई का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर साथियों एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। ये जो 7 कारक होते हैं, इन 7 कारकों की सहायता से हम कोई भी प्रोडक्ट हो उसके अंदर हम निरंतर सुधार कर सकते हैं और इन सभी की सहायता से हम जो हमारा कस्टमर है उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के आधार पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तो अब आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। कस्टमर फोकस, कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, डिसीजन मेकिंग ऑन फैक्ट, इंटीग्रेटेड सिस्टम, प्रोसेस सेंटर और एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर कोई हिंदी मीडियम का हो तो हिंदी मीडियम का इनका नाम लिख लेना। कस्टमर फोकस का अर्थ होता है उपभोक्ता की रुचि को जानना। उपभोक्ता की रुचि को जानना क्या कहलाता है, इसको इंग्लिश में हम कस्टमर फोकस को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो आता है हमारे उपभोक्ता को रुचि किस प्रोडक्ट में है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन यानी संचार का माध्यम किस प्रकार का है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि सतत निरंतर सुधार करना, और डिसीजन मेकिंग ऑन फैक्ट यानी कि जो हमारे पास में जो उपलब्ध तथ्य हैं, यानी मार्केट के अंदर कौन कौन से तथ्य उपलब्ध हैं जिससे हम लोगों जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें संतुष्ट प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं, तो उनके आधार पर डिसीजन लेना ताकि हम नए प्रोसेस नए टेक्नोलॉजी को इसमें इंप्लीमेंट कर सकें। दूसरा आता है इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी कि ऐसे कई सारे सिस्टम को एक साथ लेकर आना जिससे हम अपना जो प्रोडक्ट है उसमें सुधार कर सके। इंटीग्रेटेड का सिस्टम का अर्थ होता है समन्वित तंत्र यानी कि समन्वित प्रणाली, सभी को एक साथ लाकर बताना। प्रोसेस सेंटर यानी कि जिस जगह पर वो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का जो सेंटर है उसके बारे में बताना। और एक हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट यानी कि ये जो सभी काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो कंपनी का जो स्टाफ है वही काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन होता है एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व, यानी अगर जो हमारा स्टाफ है वो अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनी जो चलती है वो उसका मालिकाना हक किसी और के पास होता है, लेकिन उसको जो चलाने वाले जो होते हैं वो हमारा स्टाफ ही होता है, उनकी वजह से ये प्रोडक्ट हमारा नया बन पाता है, ठीक है ना। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कस्टमर फोकस। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हम सुधार तो कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सुधार करें तो अगर हमने कस्टमर फोकस यानी कस्टमर को किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी किस प्रकार के प्रोडक्ट में रुचि है खरीदने के लिए, उसको किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, अगर हमें उसकी सोचने की क्षमता के बारे में पता चल गया कि इस व्यक्ति को या इस कस्टमर को ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ये सबसे ज़्यादा इसको परचेज करेगा, तो हम उसको रुचि के अनुसार अपना प्रोडक्ट में निरंतर सुधार करते रहते हैं। तो इसके आधार पर कस्टमर के रुचि के अनुसार हमारा प्रोडक्ट हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कस्टमर फोकस किस प्रकार से किसी व्यवसाय के लिए कितना अहम होता है, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो बनकर किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास में जाएगा। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो वो कोई इससे परचेज नहीं करेगा और हमारा प्रोडक्ट बनाया बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कस्टमर के बारे में जितना हमें पता होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्वालिटी के उसके अंदर उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा होगा कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम किस प्रकार का, यानी कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो लोगों तक यानी कि जो कस्टमर तक पहुंच रही है वो किस प्रकार से पहुंच रही है। अगर देरी से पहुंच रही है या फिर हो सकता है वो जो हमने इन्फॉर्मेशन जिस माध्यम से पहुँचाया है वो सही समय पर किसी के पास नहीं पहुँचा है तो वो निर्णय लेने में वो दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो वो भी हमारे एक जो क्वालिटी होती है इसको खराब कर सकता है, ठीक है ना, हमारे प्रोडक्ट की। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि इसमें जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती रहती है उसी प्रकार हमें भी धीरे धीरे इसमें सुधार करते रहना चाहिए। धीरे धीरे लगातार हमें इस पर रिसर्च जारी रखते रहना चाहिए। जैसे कोई नया इंप्लीमेंट आता है तो उसको रिप्लेस करके हमें उस नए वाले इंप्लीमेंट को लगा देना चाहिए। और इसी को क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। धीरे धीरे इसमें सुधार करते रहना चाहिए, ठीक है ना। इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, गुणवत्ता को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, मैंने आपको बताया था हम 3G पे थे 2014 से पहले। जैसे 2014 से लेकर हम 2022 के बीच में हम 4G पर शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद में 4G से हम 5G पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो हमें
पहले समय ज़्यादा लगा था, यानी कि जो हम 2G से 3G में शिफ्ट हुए थे उसमें लगभग हमें 15 से 17 साल का समय लगा था, और जैसे हम 3G से 4G पे शिफ्ट हुए हमें 10 वर्ष का समय लगा, और हम 4G से अब 5G पे अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें हमें लगभग 8 से 9 वर्ष का समय लगा, और आने वाला जो समय होगा 4 साल बाद हम ऑलरेडी 5G से 6G पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही क्या कहलाता है, हमारे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग ऑन फैक्ट, यानी कि फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य, यानी कि हमारे पास में जो भी उपलब्ध तथ्य हैं उनके आधार पर जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट के जो भी तथ्य होते हैं उन तथ्यों के आधार पर प्रोडक्ट को बनाना या प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना भी, इसके बारे में जो भी प्रोडक्ट है उसकी ये क्वालिटी है, तो वो लोग उसको जितना ज़्यादा हमारा डिसीजन जो निर्णय लेने का जो तरीका रहेगा वो अच्छा रहेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी बिक्री भी ज़्यादा होगी और वो लोगों को पसंद आएगा, ठीक है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, फैक्ट तथ्यों के आधार पर डिसीजन लेना है कि हमें कौन सा इंप्लीमेंट, यानी कि जो हमने नया आविष्कार किया, नई टेक्नोलॉजी आई है उसको किस फर्म में लगाना है, किस प्रोडक्शन यूनिट की किस लाइन में लगाना है, किस एम्प्लॉयमेंट के या किस टीम वर्क के ऊपर लगाना है, वो सभी के सभी हमारे डिसीजन मेकिंग ऑन फैक्ट यानी तथ्यों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम का अर्थ होता है कि यदि मान लीजिए कोई भी एक फर्म है, उस फर्म की सब यूनिट कई ज़्यादा है, यानी कि एक फर्म है उस फर्म की लगभग मान लीजिए 10 सब यूनिट है, तो उस 10 की 10 जो सब यूनिट है एक जैसा प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन 5 में एक जैसा प्रोडक्ट बन रहा है और 5 में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। तो इनको क्या किया जाता है, उन सभी फर्मों को जो सब यूनिट है उन सभी फर्मों को एक साथ आपस में मिलाया जाता है, और आपस में मिलाने के बाद में उनका राय मशवरा लिया जाता है, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है और उनका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया जाता है कि ताकि हर समय वो अगर किसी को भी किसी फर्म को दिक्कत होती है तो वो एक समय आपस में मिलकर डिसीजन ले सके कि हमें ये इस प्रकार की समस्या आ रही है और हम उस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, तो हम बनाए कि नहीं बनाए वो निर्णय सब एक जगह लेकर वो निर्णय आसानी से बन सकता है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम जिस फर्म का इंटीग्रेटेड सिस्टम जितना ज़्यादा वेल डेवलप होगा वो उतनी ज़्यादा कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा वो उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, जो जियो का जो मार्केट है वो उसका इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है वो बेहतरीन है, बेटर है तुलनात्मक रूप से BSNL और जो आइडिया VI जो कंपनी है उसकी तुलना में हमारा जो जियो फर्म है उसके इंटीग्रेटेड सिस्टम बेहतर है। इसी कारण से आज हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर है इंडिया के अंदर जियो के वो किसके हैं, जियो कंपनी के। उसके बाद में फिर आता है एयरटेल का, उसके बाद में फिर आता है VI का, ठीक है ना, ये हमें याद रखना। उसके बाद में आता है प्रोसेस सेंटर, यानी कि जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं वो किस प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, वो प्रोसेस भी काफ़ी अहम हो जाता है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, क्योंकि जिस प्रोसेस से हम वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यदि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो उसको बनाने में एक तो ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय के बावजूद उसमें प्रोडक्ट बन भी गया तो उसके अंदर जो भी हमने रॉ मटेरियल मिला है वो रॉ मटेरियल सही तरह से मिल नहीं पाएगा और वो हमारे क्वालिटी को क्या करेगा, खराब करेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जो प्रोसेस सेंटर है उसमें नया नया सुधार करते रहना चाहिए समय समय पर, और उसकी सहायता से हम नए नए सुधार करते रहेंगे तो हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो एक अच्छी क्वालिटी का बनेगा और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। उसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ये जो सारे के सारे मैंने बताए इससे पहले 6 वाले, कस्टमर फोकस, कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, डिसीजन मेकिंग ऑन फैक्ट, इंटीग्रेटेड सिस्टम और प्रोसेस सेंटर, इन सभी को काम करने वाला कौन होता है, तो वो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्टाफ होता है। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट के अंदर सुधार करना है, निरंतर सुधार करना है, तो उसके लिए हमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, क्योंकि अगर स्टाफ ही नहीं रहेगा तो ऊपर के सारे जो फोकस जो आपको प्रिंसिपल दिखाई दे रही है प्रिंसिपल वर्क हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन सभी को करने के लिए हमें एक स्टाफ की आवश्यकता होगी। हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमें अगर कस्टमर तक पहुँचाना है तो उसके लिए हमें स्टाफ की आवश्यकता होगी, कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमें स्टाफ की जरूरत होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है प्रोडक्ट के अंदर तो उसके लिए हमें स्टाफ की आवश्यकता होगी, निर्णय लेने के लिए हमें स्टाफ की आवश्यकता होती है, इंटीग्रेटेड सिस्टम को संचालित करने के लिए हमें स्टाफ की आवश्यकता होती है, प्रोसेस सेंटर जो होता है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें स्टाफ की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को अगर संचालन करना है तो हमें स्टाफ की आवश्यकता होती है। तो ये हम कह सकते हैं अल्टीमेटली अगर किसी भी प्रोडक्ट को हमें अच्छा बेहतर बनाना है तो हमें ये 7 प्रिंसिपल की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर हमारा कोई भी प्रोडक्ट होगा जो वो ग्राहक तक पहुंचेगा, कस्टमर तक पहुंचेगा और उसको संतुष्ट करेगा। इस पूरा मैकेनिज्म को हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से जाते हैं। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मेरी इतनी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद में हम देखते हैं ये हमारे प्रिंसिपल कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में आता है अगर हमने ये सब कर लिया तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हमें कुछ फायदा बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। अगर हमने इतना सारी मेहनत कर लिया, मैं आपको पढ़ाई जा रहा हूँ और कंटिन्यूसली मैं आपको पढ़ाई जा रहा हूँ और इतनी मेहनत मेरी, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इसका मेरे को अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, तो अब टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट होता है इसके कई सारे फायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं। तो उन बेनिफिट को हम देख लेते हैं क्योंकि वो भी एग्जाम के अंदर सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट होता है, इन फैक्ट के आधार पर हमें कंपनी को क्या फायदा हो रहा है वो हम देख लेते हैं। अब तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या होंगे पढ़ने वाले, हम बेनिफिट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बेनिफिट की चर्चा करें तो इसमें जो सबसे पहला जो बेनिफिट आएगा वो क्या आएगा, इसके अंदर सबसे पहला जो बेनिफिट आएगा वो आएगा इसमें जो कस्टमर है, कस्टमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हम निरंतर सुधार करते रहेंगे प्रोडक्ट के अंदर उतना ही ज़्यादा हमारा कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा, खरीदेगा। एक बेनिफिट ये होगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, अगर कस्टमर जितना ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदेगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा उसकी मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की चर्चा रहेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो शेयर मार्केट है, शेयर
मार्केट, शेयर मार्केट में जो कंपनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ग्रो करेगी। तुलनात्मक रूप से हम देखें तो अभी हम तुलना करें बीएसएनएल और एक हम करें तुलना जियो के साथ में, तो इन दोनों में तुलना करेंगे तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो किससे, जो कस्टमर है वो किससे संतुष्ट है, तो वो हमारे जियो से संतुष्ट है, बीएसएनएल से संतुष्ट नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार शेयर मार्केट की बात करें तो बीएसएनएल का शेयर मार्केट है वो काफ़ी गिर चुका है, जबकि जो जियो है उसका लगातार शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ये एक हमें बेनिफिट होता है। इसके अतिरिक्त और बात करें तो इसके अतिरिक्त हो जाएगा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार कंपनी में अगर सुधार होता रहेगा तो जो कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी बढ़ेगी, और इसी के साथ में हमारा जो भी काम करने का तरीका है, हमें वेल डेवलप स्किल वाले स्टाफ की हमें निरंतर प्रोग्रेस में मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस इंप्रूव करने से हमारा जो भी स्टाफ होगा वो उसकी कार्य करने की क्षमता वो भी बढ़ेगी, और साथ साथ में हमें टेक्नोलॉजी का भी हमें निरंतर ज्ञान होता रहेगा, ठीक है ना। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर प्रोडक्शन, नंबर अगला हो जाएगा प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, यानी कि ये सब हमने किया तो इसमें अल्टीमेटली हमने किसमें परिवर्तन किया था, निरंतर परिवर्तन के लिए हमने परिवर्तन किया था। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट है उसका हम उत्पादन कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें सुधार करेंगे उतने ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी उतनी ज़्यादा हमें सप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो उतने ज़्यादा हमें उस प्रोडक्ट का हमें उत्पादन भी करना पड़ेगा, ये हमें याद रखना है। तो इसके कुछ ये बेनिफिट होते हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिया। पहला हो जाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि ग्राहक हमारे उत्पाद से संतुष्ट होगा, अगर जितना ज़्यादा वो संतुष्ट होगा तो उतने ज़्यादा हमारे जो कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो हमारा जो कंटिन्यूस जो निरंतर जो हमारा सुधार होता रहेगा उससे हमारे स्टाफ की वैल्यू भी बढ़ेगी, और साथ साथ में स्टाफ का काम करने का जो तरीका वो भी बढ़ेगा, और एक जितना ज़्यादा लोगों के बीच में प्रोडक्ट फेमस रहेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा, और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के अलावा और भी हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं अगर जितने ज़्यादा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा उतने ज़्यादा उस देश की आर्थिक विकास दर ज़्यादा होगी, लाइफ जो लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें बेहतर सुधार होगा, और इसके साथ में रोजगार के सृजन बढ़ेंगे, तो वो दूसरा साइड इफेक्ट आ जाते हैं बेनिफिट के। तो मेन तो आपको 4 याद रखना है, और अगर जैसे जैसे एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी शब्द सीमा के ऊपर आप ये पॉइंट बढ़ाते हुए चलना आप भी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा आज का जो टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को और तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें हम चर्चा करते हैं डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल, यानी कि डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है डेवलपिंग यानी कि विकासशील संगठन कौशल, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विकासशील, इसका अर्थ हो जाएगा विकासशील संगठन का कौशल, ठीक है ना। विकासशील संगठन का कौशल क्यों जरूरी है, सबसे पहले वो समझ लीजिए आप, क्योंकि कोई भी संगठन है यानी कि विकासशील है। मान लीजिए हमने एक फर्म लगाया था, उस फर्म का हमने स्थापित भी कर दिया, संचालन भी होने लग गया, उससे प्रोडक्ट भी बनने लगे और वो मार्केट तक पहुंच भी गया उपभोक्ता तक, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, अब वो हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और साथ साथ में उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है, तो हमारा जो काम करने का जो तरीका होता है उसमें भी हमें परिवर्तन करना पड़ता है, और साथ साथ में जैसे जैसे हमारा परिवर्तन होता रहता है हमारे फर्म के अंदर, उसके साथ साथ में निरंतर हमें दिन भर की जो भी समस्याएं आती है उनका चैलेंजेस का सामना भी हमको करना पड़ता है, और हमें उनको जो भी चैलेंज आते हैं उनको साइड करते हुए, उनको पार करते हुए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन या व्यवसाय है उसको हमें बढ़ाते रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए ताकि हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में पहुंचा है, उसके बाद में जो हमारी समस्या सामने आ रही है उन समस्याओं से हम किस प्रकार सामना करते हुए हमारा जो प्रोडक्ट है उसको और अधिक इंक्रीज कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल कहलाता है। क्या कहलाता है, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल कहलाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को इसका अर्थ पता चल गया होगा कि कोई भी विकासशील देश है, जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें भारत की बात करें, ठीक है ना। तो अब भारत क्या है, एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश, इन दोनों की हम कंपेयर करें तो हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो एक जो विकासशील जो देश होता है उसके सामने कुछ समस्याएं भी बहुत ज़्यादा होती है, और साथ साथ में उसको समस्याओं को समाधान करते हुए अपने देश को विकासशील से विकसित देश में कन्वर्ट करना। और एक जो विकसित देश होगा वो क्या करेगा, केवल और केवल वो ये चाहेगा कि मैं विकसित देश बना हुआ हूँ तो मेरी जो आर्थिक जो स्थिति है वो तुलनात्मक रूप से अभी जो वर्तमान में है वो इससे और गिरे ना, इससे और बढ़े। ये विकसित देश और विकासशील में मेन डिफरेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि विकासशील देश क्या चाहेगा, मैं विकसित देश के जैसा बनूँ,
तो उसके बनने के लिए जो जो चैलेंजेस आएंगे वो उसका सामना करना पड़ेगा और उसको खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या वो जो समस्याएं आ रही है डेली की विकासशील से हमको विकसित बनने के लिए, तो उसके लिए जो भी दिन भर की जो भी समस्याएं आती है उन समस्याओं को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी संगठन के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो दिन भर की जो भी समस्याएं आ रही है उनको स्किप करके उनको सामना करके वो आगे बढ़ सके। उनके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हम इनसे जो भी हमारे समस्याएं आ रही है उनको हम सोल्व कर सकें। इसी को क्या बोलते हैं, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में भारत को ले लीजिए, भारत एक विकासशील देश है, तो भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनना है, तो भारत के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, उनको पार करते हुए हमें क्या करना है, विकसित देश बनना है। तो जो भी हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को हम किस प्रकार से निपट सके, बच सके उनसे, उसी स्किल्स को क्या कहते हैं, हम उसी स्किल्स को हम डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन कौन से स्किल होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विकासशील के लिए, तो पहली जो स्किल होनी चाहिए वो हो जाएगी इसके अंदर मॉनिटरिंग। क्या हो जाएगी, मॉनिटरिंग, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए, निरंतर समय समय पर मॉनिटरिंग करना चाहिए। जैसे भारत की बात करें तो भारत एक विकासशील देश है, तो भारत क्या करता है, कोई से भी सेक्टर में अगर वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, तो समय समय पर मॉनिटरिंग करता रहता है कि हमें अगर इस सेक्टर में हम वृद्धि करें तो इस सेक्टर में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यदि हम किसी भी चीज़ का मॉनिटरिंग निगरानी करते रहते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने रहती है, हमारे सामने रहने की वजह से उसमें कोई भी गलती होने का गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और जितनी कम गलतियां होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो फार्म है और जो भी हमारा देश है वो क्या होगा, उतनी ज़्यादा तीव्र वृद्धि करेगा, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इसके अंदर मॉनिटरिंग आती है। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर कंट्रोलिंग, ठीक है ना। एक ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंट्रोल, यानी कि जो विकासशील जो भी संगठन है जिसने अपना फर्म लगाया है वो वृद्धि कर रहे हैं, अगर कोई भी विकासशील जो संगठन है उसका जो कंट्रोल करने वाला जो व्यक्ति है वो निदेशक है वो किस प्रकार का, यानी कि कंट्रोलिंग करने वाला जो कोई भी फर्म को कंट्रोल करने वाला जो उसका चेयरपर्सन है वो किस प्रकार का, यानी कि वो निरंतर सोचने वाला है या नए नए आइडिया को अपने सामने लाने वाला है, या फिर एक बार उसको निदेशक बना दिया तो वो अपने ख्यालों में खो गया, वो कंपनी के बारे में कुछ सोच विचार ही नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे अगर वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो वो कंपनी डूबती चली जाएगी, ठीक है ना। तो वो कंट्रोल का जो नियंत्रण रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो जो कंपनी है, जो व्यवसाय है, वो वृद्धि करेगा या फिर लॉस में रहेगा या फिर प्रॉफिट में रहेगा। तो ये कंट्रोलिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, अगर हम ये देखें, धीरूभाई अंबानी का नाम आप सभी ने सुना, उनके दो बेटे हुए थे, एक तो मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग जो उनका ग्रुप था अंबानी ग्रुप, उनका दोनों का अलग अलग बंटवारा होने के बाद में दोनों ने अलग अलग व्यवसाय स्टार्ट किया था, लेकिन उनका कंट्रोल करने का जो तरीका था वो दोनों में डिफरेंट था। यानी कि मुकेश अंबानी ने जो कंट्रोल किया वो सतत कंट्रोल किया, और साथ साथ में उन्होंने कंट्रोल करने के बाद में नए नए आइडिया को लाते रहे, वो नए नए आइडिया को जैसे लाते रहे उनको इंप्लीमेंट भी करते रहे और उनको मॉनिटरिंग भी वो साथ साथ में करते रहे, तभी जाकर आज जियो इतनी बड़ी कंपनी बनी, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी। इसी के सापेक्ष हम देखें अनिल अंबानी की बात करें तो अनिल अंबानी ने जो मॉनिटरिंग की और कंट्रोल किया वो इन दोनों पे कोई फोकस नहीं किया, कंट्रोल करने के ऊपर कोई फोकस नहीं किया। वो उनके पास में जितने पैसे थे वो उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिए, उन शेयर मार्केट का उनको कोई नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उनकी धीरे धीरे कंपनी क्या होती चली गई, डूबती चली गई, और यही एक उनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण बना था, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग ये दो सबसे बड़े कारण होते हैं किसी भी संगठन का संचालन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर, उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। यानी कि जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को समाधान तुरंत करें, समस्या समाधान। जो भी हमारे फर्म है, फर्म के अंदर जो भी समस्याएं आ रही है, डेली की जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को तुरंत उसी समय सोल्व कर लेना चाहिए। अगर हम आज ही समस्याओं को सोल्व कर लेंगे तो वो समस्या हमारे पीछे हट जाएगी और हम एक नई गति से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उस समस्या को हमने सोल्व नहीं किया और आने वाले 5 दिन बाद में हम समस्या को सोल्व करेंगे तो पिछले जो 5 दिन निकले हैं वो कि वो सारी की सारी समस्याएं एक साथ इकट्ठा हो जाएगी, और वो जो समस्याएं वो हमारे एक कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, प्रेशर जनरेट करेगी, जिसकी वजह से जो स्टाफ है वो भी सही तरह से काम नहीं कर पाएगा और हमारी जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, लॉस में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये तीसरा प्रमुख कारण होता है किसी भी विकासशील संगठन का जो कौशल होता है वो डिपेंड करता है वो वृद्धि करेगा या लॉस में रहेगा। तो उसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्याओं को निरंतर समाधान करते हुए रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 आ जाएगा इसके अंदर, मॉनिटरिंग हो गया, हमारा कंट्रोलिंग हो गया, और उसके बाद आता है सुपरविजन। क्या आता है, सुपरविजन यानी कि जो भी इसका मालिक है कंपनी का, उस कंपनी का मालिक या जो भी व्यवसाय हमने स्टार्ट किया है उसका जो हमारा जो सोचने का जो नजरिया है वो क्या होना चाहिए, उसका सोचने का जो तरीका, सुपरविजन यानी कि दूरदृष्टि होनी चाहिए। यानी कि आज मान लीजिए 2023 में किसी ने कंपनी स्टार्ट की और उसका सोचने की जो क्षमता है वो ये होनी चाहिए कि मेरा 2030 तक मैं इस कंपनी को 0 लेवल से लेकर इसको 100 लेवल में, यानी कि हम कह सकते हैं कि सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो मैं निरंतर चढ़ता रहूंगा। यानी कि सुपरविजन होना चाहिए, गोल फिक्स होना चाहिए उसके कि मैं 2023 में मैंने कंपनी खोली है तो इस कंपनी को मैं आने वाले 7 सालों के बाद में इसको मैं एक स्टार्टअप के रूप में देखूंगा, फिर या यूनिकॉर्न कंपनी
कंपनी के रूप में देखूंगा, ठीक है ना। ये एक तरीका होता है सुपरविजन के माध्यम से किसी भी कंपनी को विकासशील से विकसित में कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये 4 प्रिंसिपल होते हैं किसी भी डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के अंदर। अगर ये चारों के चार अच्छे तरीके से उनको प्रिंसिपल आते हैं या फिर वो इनका अंडर में रहकर कार्य करते हैं, तो वो जो कंपनी होती है वो बिल्कुल जीरो लेवल से भी खड़ी होती है। तो आने वाले समय में निरंतर वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहती है और आने वाले समय में वो एक यूनिकॉर्न कंपनी उभर कर आती है हमारे सामने, ठीक है ना। तो इसके अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जियो का बताया था। जियो जो कंपनी होती है उसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी है। तो वो क्या करते हैं, समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं कि हमें किस प्रकार की इक्विपमेंट की आवश्यकता है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं चल रही है, वो सभी इंप्लीमेंट करना, ताकि हमारा रोजगार है जो और अधिक बढ़े और कंपनी का जो शेयर मार्केट है वो और अधिक बढ़े। कंट्रोलिंग की बात करें तो सारा का सारा जो देख रेख है वो स्वयं करते हैं, तो डिसीजन स्वयं लेते हैं, तो जो उनको पालना करने के लिए जो वो बाध्य करते हैं अपने स्टाफ को, वो भी उसको तुरंत प्रभाव से वो लेते हैं और उनको भी वो जैसे जितना ज़्यादा कंट्रोल सख्त रहेगा, निर्णय लेने की तत्परता हमारे अंदर रहेगी, उतने ज़्यादा हमारा जो हमारी कंपनी रहेगी उतनी ज़्यादा वृद्धि करेगी, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्याएं तो हमें उसके समस्याओं के सामने सरेंडर नहीं करना है, हमें उसका समाधान ढूंढना है। क्योंकि कहा जाता है कि समस्या जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से उसका समाधान भी वहीं से निकलता है, ठीक है ना। तो जहाँ से समस्या पैदा हो रही है वहीं से हमारा समाधान भी वहीं से निकलता है। तो ये हमें याद रखना है, उसी के सापेक्ष हमें क्या करना है, हमारी समस्याओं का समाधान करना है। उसके बाद आता है सुपरविजन, यानी कि सुपरविजन क्या है? तो सुपरविजन जैसे मुकेश अंबानी की बात करें, सुपरविजन है 2027 की बात करें तो 2027 तक वो क्या करेंगे, अभी इंडिया में वो 5G लेकर आए, लेकिन उनका 4 साल का ये विजन है कि वो आने वाले 4 से 5 साल में, या हम कह सकते हैं 2030 तक 2027 में उनका पूरा टारगेट है कि वो क्या लेकर आ जाएंगे, 6G लेकर आ जाएंगे। क्या लेकर आ जाएंगे? 6G लेकर आ जाएंगे। ये उनका एक सुपरविजन है। इसी प्रकार हम बात करें इंडिया का सुपरविजन की बात करें, अब हम बात करें, ये तो हमने पर्टिकुलर एक उसकी बात की, हमने एक पर्टिकुलर कंपनी की बात की। अब हम बात करें भारत की बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। क्यों भारत की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करें मॉनिटरिंग, ठीक है ना। कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग, अगर देश का प्रधानमंत्री अगर अच्छा होगा तो उसका जो सारा जो जिम्मा होगा देश का उसके हाथों में रहेगा और उसका जो निर्णय लेने की जो क्षमता होगी वो अच्छी होगी, ठीक है ना। जैसे अभी हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में जो सरकार है उसके जो निर्णय लेने की तत्परता है वो काफ़ी अच्छी है और हमने देखा है कि वो कोई भी अगर हमारे सामने समस्या आ जाती है तो उन समस्याओं को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जैसे हम बात करें, चाहे वो टेरर फंडिंग के लिए या फिर टेरर अटैक जितने भी हुए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाहे वो एयर स्ट्राइक की गई या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तो मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग करने का एक तरीका होता है। मॉनिटरिंग भी उन्होंने निरंतर करते रहे और धीरे धीरे उसमें जो भी टेक्नोलॉजी आई थी उनको हमने इंप्लीमेंट किया। उसके बाद बात करें समस्याओं का समाधान, तो समस्याओं का समाधान की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है इंडिया के सामने वो क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी हमारी बात करें ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हम बात कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या है इंडिया के केस में। इसी के अलावा हम बात करें, इसी के अतिरिक्त हो जाएगी हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। इसी के अतिरिक्त हम अभी क्या है, विकासशील हम एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री को किसमें कन्वर्ट होना है, हमको डेवलप नेशन में कन्वर्ट होना है। तो ये भी हमारे सामने एक समस्या है। इस समस्या को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, निरंतर प्रयास किए और प्रयास करते हुए हमने क्या किया, विकासशील से हम स्टार्ट हुए थे और आज हम विकसित देश में बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ में हम आज के 8 साल पहले या 10 साल पहले हम क्या विश्व के अंदर 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, लेकिन आज हम 2023 की बात करें तो 2023 में हम 2023 के अंदर हम विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और हमारा जो अगला जो विजन है, अगला आता है सुपरविजन, यानी कि भारत का जो सुपरविजन की बात करें तो भारत का जो सुपरविजन है वो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा विजन है। इसी के साथ में हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के केस में भारत का जो सुपरविजन वो क्या है, भारत का सुपरविजन है 2070 तक हम नेट कार्बन जीरो कर देंगे। भारत का सुपरविजन है ये। अभी COP27 हुआ था उसके अंदर भी ये पूछा गया है प्रश्न, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो भारत का जो सुपरविजन है, यानी कि हम जितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, ये भारत का 2070 तक का विजन है। और हम बात करें डेवलपिंग नेशन की बात करें तो भारत का जो डेवलपिंग नेशन के लिए जो सुपरविजन है वो 2047 तक, यानी कि जब हमारे देश को 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे आज़ाद हुए, उसका हमने विजन लेकर चल रहे हैं। 2047 तक हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भारत के जो मैंने अभी आपको 3 जो विजन बताए सुपर विजन के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसी के साथ में आज का जो हमारा सेशन है वो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो स्किल्स होती है वो कंप्लीट होती है। मैंने आपको एक प्राइवेट कंपनी के सापेक्ष और एक इंडियन गवर्नमेंट के सापेक्ष दोनों के रूप में बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको किस सापेक्ष में लेते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।